अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड ईयर की फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 टॉपिक 12.1। हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ से, लेकिन हम उससे पहले कुछ जर्नल चीज़ें डिस्कस करेंगे जिनमें हम कैटेगराइज करेंगे मैटर। आपको याद होगा आपने फिजिक्स को डिफाइन किया था, तो आपने बेटा बात की थी मैटर की, क्योंकि फिजिक्स में मैटर और एनर्जी का कंसर्निंग पढ़ते हैं हम लोग। मैटर को हम कैटेगराइज करें अगर हम, तो दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक चार्ज की फॉर्म में, एक मैस की फॉर्म में। चार्ज क्या होता है याद रखिएगा बेटा, चार्ज जो ट्रांसफरेबल है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल हो सकता है, जबकि मैस नॉट ट्रांसफरेबल। और हमारा आज के लेक्चर में कंसर्निंग डिपार्टमेंट चार्ज है। तो चार्ज हमारे पास दो तरह से होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती है। यहाँ तो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अगर सेम चार्जेस हैं तो वो रिपेल करेंगे, अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दो तरह की फोर्स होती हैं, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। और उन फोर्सेस को जो चार्जेस के दरमियान में पाई जाती हैं उनको आप इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं, एक तो ये हो गया कि चार्जेस किस तरह के हैं, एक ये हो गया कि चार्जेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो हाउ वी कैन मेक एन ऑब्जेक्ट चार्ज। तो देयर आर डिफरेंट मेथड। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, कि हम फ्रिक्शन क्रिएट करके, रबिंग करके क्या कर सकते हैं, वहां पे चार्ज को डिपॉजिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये प्रोसेस क्या है कि आप एक चार्ज शुदा ऑब्जेक्ट, मतलब इस पे हमने फर्ज करें पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर दिया पहले, इसको हम इस ऑब्जेक्ट पर लेकर आते हैं, तो ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट के एक एंड पे एक तरह का चार्ज, दूसरे एंड पे दूसरी तरह का चार्ज डेवलप कर देगा। इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर कंडक्शन के जरिए भी हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, जो इस चैप्टर का पहला और अहम तरीन क्वेश्चन भी है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था कि वो जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है वो किस पे डिपेंड करती है। तो लेट्स सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। दोनों के दरमियान डिस्टेंस दी रखा है, मैंने ऑपोजिट चार्जेस भी रखे हैं, सिमिलर चार्जेस भी यहां मेंशन किए हैं। अगर ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो इनके दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो इनके दरमियान में रिपल्सिव फोर्स यहां पे रहेगी। अब वो फोर्स कूलम्स देगा, जो कि हमारे पास एक साइंटिस्ट है, फ्रेंच आर्मी इंजीनियर था ये, जिसने 1874 के अंदर ये स्टेटमेंट दी थी कि वो जो फोर्स होती है, चाहे वो ऑपोजिट चार्ज हो चाहे वो सिमिलर चार्ज हो, उन दोनों की प्रोडक्ट के कंबाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। दोनों चार्जेस की प्रोडक्ट जितनी ज्यादा होगी, फोर्स भी उतनी ज्यादा एक्सर्ट करेगी, चाहे वो अट्रैक्टिव है चाहे वो रिपल्सिव है। और डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली, इट्स मीन दैट इफ वी इंक्रीज द डिस्टेंस फोर्स विल डिक्रीज। दोनों को कंबाइन करेंगे, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हम खत्म करते हैं तो हमारे पास इक्वल और एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। मैंने यहां मेंशन किया है व्हाट इज K। K इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। K की वैल्यू क्या होती है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी यूनिट कहां से है, आप इस फार्मूले से इसकी यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो K है हमारे पास, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, कैसे वैरी करता है। तो K हमारे पास डिपेंड करता है बेटा मीडियम पे, कि दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, या तो वो एयर हो सकती है या वो कोई और मीडियम हो सकता है। हम जितनी भी कैलकुलेशन अभी स्टार्टिंग में करेंगे वो सारी एयर के लिए करेंगे, एयर और स्पेस के लिए। इज दैट क्लियर? सो डिपेंड, मीडियम पे डिपेंड करेगा। सेकंड इज सिस्टम ऑफ यूनिट। अमूमी तौर पर हम जो यूनिट लेते हैं वो लेते हैं MKS सिस्टम, जिसको आप SI यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशंस है, इसकी वैल्यूज हैं, ये किसके लिए है, ये बेटा MKS सिस्टम के लिए, जिनको आप SI यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसमें K के फार्मूले में एप्सिलॉन नॉट शामिल यहां पे हुआ है। वो क्या होता है, वो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.87 एक्सपोनेंट -12। इसके यूनिट इसके ऑपोजिट होंगे, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में वो क्या हो जाएगा माइनस में। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर।
अगर हमारे पास k की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, इक्वेशन 1 बेटा हमारे पास क्या बन जाएगी, हमने k की वैल्यू यहाँ प्लेस कर देनी है, f सेम एज इट इज आ गया इक्वल k की वैल्यू प्लेस की q1 q2 ओवर r स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला डेवलप हुआ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वेक्टर फॉर्म, बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी बेटा, वेक्टर फॉर्म में क्या करते हैं, आप तो चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हैं, अगर आपने किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करते हैं, आप उसकी मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट वेक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे जी, फर्स्ट करें हमारे पास दो चार्जेस हैं q1 q2, अब दो फोर्सेस लगेंगी क्योंकि हर चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, फर्स्ट चार्ज पे भी सेकंड चार्ज पे भी। तो अभी बात करो सेकंड चार्ज पे, तो सेकंड चार्ज पे फोर्स लगेगी यहाँ पे, फर्स्ट करें सिमिलर चार्जेस हैं, तो ये q1 q2 को रिपेल करेगा, बाहर भेजेगा, जब बाहर जाएगा तो फोर्स लगेगी F21। अगर F21 को डिफाइन करना हो तो कहते हैं द फोर्स व्हिच एक्सर्ट ऑन q2 बाय q1, q2 पे लग रही है किसकी वजह से, q1 की वजह से, जिस पे लग रही होती है उसको पहले प्लेस करते हैं, जो लगा रहा होता है फोर्स उसको बाद में प्लेस करते हैं, F21 फोर्स वो फोर्स होती है। सिमिलरली F12 होगी जो 1 पे एक्सर्ट कर रहे हैं, सिमिलर चार्जेस में रिपल्सिव फोर्स होगी F12, द फोर्स व्हिच एक्सर्ट ऑन 1 बाय q2, उसे आप कहते हैं F12 फोर्स। इनके फार्मूलास देखें 2 1, जर्नल जो मैग्नीट्यूड का फार्मूला हमारे पास ही आया है, ये तो सेम एज इट इज आएगा, लेकिन यूनिट वेक्टर F21 का अपना आएगा, वो क्या आएगा जी R21 कैप। इसी तरह F12 होगा R12 कैप। अब रिमेंबर वन थिंग दैट इज मच इंपॉर्टेंट MCQs इन दिस टॉपिक इज दैट व्हिच विल एक्सर्ट मोर फोर्स, कौन सा चार्ज ज्यादा फोर्स लगाएगा। तो ये बात याद रखना बेटा, अगर चार्ज कम है ज्यादा है डज नॉट मैटर, बोथ विल एक्सर्ट सेम फोर्स। सो F12 फोर्स इज इक्वल टू F21 फोर्स। नेगेटिव साइन यहां प्लेस किया है क्योंकि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट होती है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स में हो यहां पे आ जाए, चाहे वो अट्रैक्टिव में होंगे तब भी डायरेक्शन ऑपोजिट, चाहे सिमिलर में रिपल्सिव होंगे तब भी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। लास्ट पॉइंट है यहां पे, वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। जिस तरह मैंने यहां मेंशन किया था k जो है मीडियम पे डिपेंड करता है, इस तरह मीडियम के आने से चार्जेस के दरमियान लगने वाली फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो रिमेंबर दैट FR, ये R का मतलब रिलेटिव फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे मीडियम के लिहाज से, ये जनरल फोर्स है, ER कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, इट्स मीन दैट इट शोज रिलेटिव फोर्स विल बी डिक्रीज बाय द इंप्लीमेंट एनी अदर मीडियम। मीडियम लगाने से बेटा फोर्स क्या होगी आपके पास, कम होगी, ठीक है बेटा। अब ये ER क्या रिलेटिव परमिटिविटी है, ये आप इसी चैप्टर में आगे जाके कैपेसिटर में दोबारा पढ़ेंगे। मैंने यहां मेंशन किया है कि इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, कि मीडियम में कितनी होती है और वैक्यूम में कितनी होती है, उनकी वैल्यूज आप लेते हैं, उनकी रेशियो को आप रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, और हर मीडियम की परमिटिविटी आपके पास मेंशन होती है। आपकी बुक के साइड पे एक टेबल बना हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी का, जहां पे हर मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी बताई गई है, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी कोई यूनिट नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों के सेम टर्म के दरमियान रेशियो, सेम टर्म के दरमियान जो भी रेशियो होती है उनके दरमियान कोई यूनिट नहीं होता उसका। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, F ओवर ER लिखा था मैंने, F का फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। एप्सिलॉन वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे k की वैल्यू प्लेस कर दी जाए तो 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन r q1 q2 ओवर r स्क्वायर। इट्स मीन दैट बाय द प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मीडियम फोर्स विल डिक्रीज। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि मेरे पास ER की वैल्यू है 4, तो 4 के आने से फोर्स कितनी डिक्रीज होगी, 4 टाइम ही डिक्रीज होगी। जितनी किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी उतनी ही फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। होप सो आपको समझ आया होगा बेटा। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।